चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है, ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के सबसे बड़ा जान है बेटा कॉस्ट। मतलब किस तरीके से किसी भी इकोनॉमिक्स से हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो भी सामान का दाम कैसे निकाला जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होता है, कॉस्ट के हर एक एलिमेंट होते हैं, कैसे कॉस्ट निकाला जाता है, इन सारे बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग के क्लास में क्या क्या टॉपिक चलेंगे वो सुनिएगा। हम आज भी डिटेल पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद लॉन्ग रन में एंड शॉर्ट रन में, शॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर पढ़ेंगे सर कोई कॉस्ट कर्व कैसे बनता है। फिर पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन, बहुत सारी कॉस्ट होता है सर, टोटल कॉस्ट होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। इन सब टाइप के कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द एसी, एबीसी, एमसी, ये सबका रिलेशंस पढ़ेंगे इन सब के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन। बस ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, इसमें कोई दिक्कत, ये सारे टॉपिक हमको कंसीडर करने हैं, कवर करने हैं। आइए पढ़ते हैं एक डिटेल में, एक एक करके। बहुत ही प्यारा चैप्टर से, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप जानते ही होंगे कि सर कॉस्ट का मतलब होता है कि सर किसी भी सामान को बनाने में कितना रुपया लगता है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में अंतर है। अगर कोई आपसे पूछता है सर अकाउंट्स में कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बोलना सर हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल वैल्यूज और मनी। इसका मतलब होता है जितना रुपया एक्सपेंडिचर हुआ, इसको बोलते हैं सर मनी कॉस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं जितना रुपया मेरे जेब से गया, इसको हम लोग बोलते हैं सर अकाउंटिंग कॉस्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं सर हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं सर मनी कॉस्ट, इसी को हम लोग सब बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं आपकी और मेरी भाषा में, सर अगर एक सामान को बनाने में जितना रुपया मेरे जेब से गया, इस रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरे को कोई सामान बनाने में लैंड लगा, लेबर लगा, कैपिटल लगा, सर ऑर्गेनाइजेशन लगा। लैंड के बदले जो मैंने रेंट पे किया, लेबर के बदले जो मैंने वेजेस पे किया, कैपिटल के बदले जो मैंने इंटरेस्ट पे किया, ऑर्गेनाइजेशन के बदले जो मैंने प्रॉफिट इसको दिया, इन सबको जोड़ देने से जो कॉस्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं मनी कॉस्ट। सीधा भाषा, एक बोतल को बनाने में मेरा 80 रुपया लगा, तो 80 रुपया मेरे जेब से गया। हाँ सर, मैंने अपने जेब से मटेरियल का पैसा दिया। मैंने 50 लाख का मटेरियल मंगवाया था, 20 लाख को लेबर को दिया, 10 लाख तो मेरा बिल लग गया, 80 लाख रुपया का तो मेरा साफ मेरा खर्चा लगा सर, ये तो जेब से मेरा गया। इसको बोलता हूँ अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंट से बोलता है अगर 80 लाख रुपया आपने खर्चा किया, अगर इसको आपने 100 लाख में अगर बेचा है तो 20 लाख आपका प्रॉफिट है, कहानी खत्म। लेकिन असली बात बताइए, कभी भी किसी बिजनेस में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, और इसमें अगर मान लीजिए आपके द्वारा लगाए वो पैसे, मैंने अपने 80 लाख लगाया और आपको 81 लाख खाली मिला, 1 लाख रुपया खाली मात्र आपको एक्स्ट्रा मिला, और आप बोलेंगे मेरे को प्रॉफिट हुआ। सच में प्रॉफिट हुआ हिसाब से? 80 लाख लगा के 81 लाख कमाया, क्या खराब। लेकिन एक साल में, 1 ईयर में मेरे को अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट बोलेंगे? मतलब कितना में से खर्चा साल का हुआ सर? लगभग 12 साढ़े 12 हजार, 12 साढ़े 12 हजार मेहनत। मेरा खुद का मेहनत कहाँ गया सर? मैं जो खट रहा हूँ यहाँ पर, उसका मेहनत कहाँ गया सर? मैंने पैसा बैंक में रख दिया, वो पैसा जो 10 लाख में इस बिजनेस में लगाया था, उसका ब्याज कहाँ गया सर? ये जो इंटरेस्ट लिखा है, कौन सा पैसा है? जब मैंने बाहर से बोरो किया उसका पैसा, जो लोन एडवेंचर है उसका इंटरेस्ट लिखा। मेरे खुद का पैसे को इंटरेस्ट है क्या? कैपिटल मालिक का पैसा है, कोई ब्याज दिया गया? नहीं, उसको इस कॉस्ट में नहीं लिया जा रहा। क्या ये कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट पकड़ा जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा? कभी जिंदगी में नहीं। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि सर अकाउंटिंग कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो ये अकाउंटिंग कॉस्ट है, फॉर्म में रहने दीजिए। लेकिन इकोनॉमिक्स कभी इसको नहीं मानता। इकोनॉमिक्स बोलता है मेरा खुद का एक कॉस्ट है सर, उस कॉस्ट का नाम क्या है सर? उस कॉस्ट का नाम है सर इकोनॉमिक कॉस्ट। इसके अंदर देखिए सर,
इम्प्लीसिट कॉस्ट तो आता ही है सर, जो पैसा आप लगा रहे हैं वो तो आएगा ही आएगा। संग में इम्प्लीसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सर इम्प्लीसिट कॉस्ट का मतलब आप अगर मान लो कोई कैपिटल लगाए हैं 10 लाख रुपया, उसका नॉर्मल बैंक रेट उस समय मान लो 10% चल रहा है, तो 1 लाख रुपया तो आपका इम्प्लीसिट कॉस्ट हो गया। आपके पूंजी का इम्प्लीसिट कॉस्ट बोलते हैं। ये पूंजी यहाँ लगाता बैंक में लगता है, कम से कम 10 रुपये से मिलता आपको, नॉर्मल रिस्क फ्री। यहाँ तो मैं रिस्क में लगा रहा हूँ, कम से कम इतना हमको ना मिलो तो क्या फायदा। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है सर कम से कम इतना मुनाफा का तो उम्मीद रखता हूँ मैं बिजनेस से, इतना भी मुनाफा का, मुझे 10,000 रुपये महीने का मुनाफा मतलब इंटू 12 1,20,000 रुपया का, अगर वो मुझे 1 लाख रुपया का मुनाफा बिजनेस कमा के हमको ना दे तो ऐसा बिजनेस करने से अच्छा घर बैठ जाओ, अच्छा रहेगा। बेटा जब हाँ कुछ नहीं है वहाँ तो कम से कम कुछ तो बात बोलो, कम से कम वो खोज रहा है ना 1 साल लाख भी अगर मिल जाए हमको तो हम बिजनेस कंटिन्यू करने की रेडी है। ऊपर से सर मेरा खुद का कोई कीमत होता है, मैं अगर यहाँ काम ना करता किसी एमएनसी में काम करता, यहाँ ना रह के वहाँ मैनेजमेंट का काम करता, वो 20,000 महीना कम से कोई देता है, तो 20,000 इंटू 12 को 2,40,000 है, कम से कम 2 लाख का तो मेरा इम्प्लीसिट कॉस्ट का मेरा खुद का कॉस्ट, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। ये इतना पैसा अगर हमको ना मिले, 8 लाख का सर ये, 80 लाख का ये, 3 लाख का ये और 2 लाख का चलो प्रॉफिट बढ़ लेता हूँ, कम से कम 85 लाख ना मिले बिजनेस मत करो बेटा। उसको बोल दो 85 लाख से कम पैसा, सर हमको 84 लाख मिल रहा है, प्रॉफिट मत बोलो लॉस है बेटा। इकोनॉमिक्स बोलता है 85 लाख कॉस्ट है आपका, क्योंकि 80 लाख आपका जेब से गया है और आपने जो मेहनत किया है, आपने जो पैसा लगाया है उसका भी तो कॉस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कम से कम इतना कॉस्ट मिलेगा तभी मैं कह रहा हूँ सर इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या कोई दिक्कत इस कॉस्ट में? सबसे पहला कॉस्ट क्या था सर, मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वो मतलब सर वो पैसा जो मेरे जेब से लगा है, मेरा जेब से पैसा जितना मेरा लगा है उतना पैसा तुमको चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल, मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे जो फीस दे रहे हैं ये तो मेरे को मेरे सर्विस का मिल रहा है, लेकिन एक बंदा आया जो मुझसे 50,000 लेके गया और वो 50,000 हमको नहीं दे रहा, मेरा मतलब नहीं झंझनाएगा, मेरा कैश लिया है भाई, तुम पढ़ाने का सर्विस दिया 3,000 तो बाद देखा जाएगा, वो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। वो तुम अकेला कोना बैठे तो पढ़ लिया, उसको पैसा तुम दे दे, हमको नहीं खाया तो मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा बाकी सबको मिल जाएगा। मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो पैसा मेरे जेब से गया वो अगर मेरे पास ना है, ऐसा बिजनेस का फायदा क्या? कोई अपना कैश का नुकसान नहीं खाएगा, जो पैसा मटेरियल में लगा उतना तो हमको चाहिए, तो लॉस ही है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब मैं सोच रहा हूँ ये भी मेरा कॉस्ट है, इतना हमको रिकवर होना ही चाहिए तभी मैं प्रॉफिट बोलूँगा। डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? सर अकाउंटिंग कॉस्ट में पैसा लगा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में इतना रुपया और भी आपको कम से कम कमाना होगा तब जाके प्रॉफिट का नाम ले सकते हैं, अदरवाइज आप नाम नहीं ले सकते हैं, नाम लेना गुनाह कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं सर इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट समझ में आ गया सर आपको? फिर नेक्स्ट टॉपिक है सर रियल कॉस्ट क्या होता है। एक बार इसमें रीड कर लेता हूँ, सुन लीजिए एक बार। The function of the firm is to be produce and sell goods and services. In order to perform this function, the firm has to incur the different type of cost, such as production cost, transportation cost, storage cost, advertisement cost. The cost of production is the cost incurred in the production, produce the goods and services. We shall now discuss the concept of cost of production. In order to analyzing the nature of the cost of production, economics have made the distinction among three concepts of the cost of production. These three concepts are money cost of production, real cost of production and opportunity cost of production. तीन कॉन्सेप्ट है सर, मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर तीन कॉस्ट में सबसे पहला कौन सा कॉस्ट है? मनी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ money is known as money cost of production. In order to produce goods and services, the firm has to employ different factors of production during the period of time. The firm has to spend some amount of money to purchase the factory on the production or hire a factory of production. This expenditure is known as
the money cost of production. For example, in order to produce the goods and services, the firm has to purchase raw material and machine. The firm has also employed labor. The firm has to build a factory set. For this activity, the firm has to spend some amount of money. मतलब बोल रहा है सर, सही सामान को बनाने के लिए, इस सर्विसेज को देने के लिए जितना रुपया उसने खर्च किया है, अगर वो खर्च नहीं करे तो वो सर्विसेज नहीं दे पाए. मतलब कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए. वो 4 फैक्टर प्रोडक्शन में जो खर्चा किया उस खर्चे को क्या बोलते हैं सर? मनी कॉस्ट. जो उसकी जेब से पैसा गया सर, जितना पैसा उसने लगाया है उसको हम क्या बोलेंगे? मनी कॉस्ट. ये तो समझ आपको अच्छे से आया है सर. For this activity, the firm has to spend some amount of money. This expenditure is known as money cost of production. 2 points should be noted with calculation of money cost of production. First, normal profit has to be incurred when calculation of money cost of production. The entrepreneur bear the risk involving in organization production. He hired other factor of production and rewarded the risk taking in the entrepreneur. Expected the minimum amount of profit. If this minimum amount of profit is not obtained by the entrepreneur, he will not come forward in the organization for a production cost. अगर मिनिमम प्रॉफिट अगर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर पाएगा? मिनिमम प्रॉफिट मतलब उसका खुद का सर्विसेज. मतलब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लैंड लेकर आ रहा हूँ, लेबर लेकर आ रहा हूँ, कैपिटल का पैसा ले बंदोबस्त कर रहा हूँ, और मेरे को कुछ मुनाफा ना हो, बिजनेस भी हो रहा हूँ, उतना कम से कम मिले तो बिजनेस करूंगा ना. तो ये सारे फैक्टर प्रोडक्शन के लिए आने के लिए मैं क्या बोलता हूँ सर? मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सर रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर? बड़ा क्वेश्चन ये है. मेरा क्वेश्चन है सर, मनी कॉस्ट आप पूरा अच्छे से समझा के एकदम लिखना है, लड़ा गया मेरे को. मनी कॉस्ट में जो पैसा मेरे जेब से गया. रियल कॉस्ट को क्या बोलते हैं सर? रियल कॉस्ट का मतलब असली में कितना रुपया लगा. कॉमन सेंस की बात है. अगर सर मनी कॉस्ट का मतलब इतना रुपया लगाया तो ये काम हुआ. नहीं, दूसरी बात, इस काम को करने के लिए और भी तो कुछ हुआ. वो सारे एक्टिविटीज को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो ये आपका बेवकूफी लगा कि मनी कॉस्ट के साथ साथ अदर भी कॉस्ट लगाया. वो सारे कॉस्ट को जोड़े. एग्जांपल, मैं अगर यहाँ काम ना करें कहीं और काम करता तो वो भी तो कॉस्ट है. नहीं तो मेरे से उसको बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो मेरे नेक्स्ट टॉपिक. तो मेरा रियल कॉस्ट का जरा पढ़ते हैं. So the concept of real cost of production rising from the greater social standpoint. According to this concept, the amount of sacrifices involving in the supplying the different factor of production and the real cost of production. Such cost is mental concept and it cannot be measured in terms of money. For example, when a worker supplies labor services, he had to be sacrificed leisure. अगर मान लो कोई एक वर्कर लेबर कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? अपना आराम को. मैं जैसे यहाँ आपको खट रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपना आराम को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अगर मैं ये नहीं करता, मैं सोता बैठ के आराम करता, तो मैं अपने जिस चीज को सेक्रीफाइस करके ये काम कर रहा हूँ, तो वो तो एक सेक्रीफाइस हो रहा है, उसका एक कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? अगर मैं घर में सोता तो मैं कुछ नहीं मांगता आपसे. मैं घर में अगर सोता, मेरे को आराम होता तो कुछ पैसा मांग सकता था आपके. अगर मैं 24 घंटा अपने घर में आराम करूँ, मैं घर भी बोलता रहा, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, क्या फीस मांग सकता हूँ आपसे? नहीं मांग सकता. मैं अपना आराम छोड़कर दम से तो दौड़ के यहाँ आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मैं आपसे कॉस्ट मांगूंगा नहीं मांगूंगा? तो अपना लेजर को छोड़ के यहाँ जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, क्या ये मेरा कॉस्ट नहीं है? ये कौन बोल रही है? ओनर बोल रहा है. मैं खट रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा भी कॉस्ट होता है. इसको मैं क्या बोलता हूँ सर? रियल कॉस्ट. मतलब जो पैसा आपका लगा वो कॉस्ट, उसके साथ साथ ओनर जो पैसा लगाया है, ओनर ने जो अपना एक्टिविटी लगाया है, जिन्होंने जो मेहनत लगाया है, जो लेजर पॉइंट छोड़ा है अपना. द सैक्रिफाइस ऑफ लेजर इन्वॉल्विंग इन द सम टेल and the trouble and the tribulation and the trouble represent the real cost of production from the society point of view. Similarly, when the owner of the fund lend money to the other individual absent from the current conceptions, had he consumed this money he could have obtained some amount of utility. While lending the money, the individual has to be sacrificed this utility. This may also be called a real cost of production. Modern economics do not accept this concept of real cost because such costs are subjective in nature and cannot be measured in terms of money. याद रखना बेटा, रियल कॉस्ट को इकोनॉमिक्स में कंसीडर इसलिए नहीं किया जाता. ये सब्जेक्टिव कॉस्ट नहीं होता, ये खाली बोला था रियल कॉस्ट. असली में इसको कॉस्ट को तो मेजर निकाल सकते हो मनी में. सही एग्जांपल बोल रहा हूँ सर, मेरे मेहनत का क्या दाम हुआ? कोई दाम है क्या? मेरे मेहनत का दाम कोई किसी के लेबर को तुम मेजर नहीं कर सकते. वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा डिमांड होगा प्राइस उतना हाई होगा, डिमांड कम होगा प्राइस लो हो जाएगा. ये मार्केट का कंसीडर करता है. किसी का कॉस्ट को मैं मेजर नहीं करता, मैं अपने आप एंटीसिपेट करता हूँ. मैं इतना एज्यूम करता हूँ, इतना मानता हूँ, उतना मांगता हूँ. ये लेकिन एक तो किसी भी लेबर को तुम मेजर नहीं करते. तुम कितना खट रहे हो तुम मुझे देते. एक बार रिक्शा वाला कितना खट के बेचारे गुड़वा कितना खट के मेहनत से तुमको वहाँ से वहाँ ले गया, तुमने को 40 रुपये दी. क्या उसका असली मेहनत 40 रुपये था? मार्केट का जो दाम वो बेचारा वो लिया, उसका असली खटना जो था वो 40 के अंदर नहीं था. सबका मेजर एक जैसा नहीं होता है. रियल कॉस्ट को तुम मनी मेजर नहीं कर सकते हो. एंड थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
The opportunity cost of any factor of production is the amount to earn which the could be have been obtained to the factor of production the next best alternative. सिंपल सा बात बोलना, नेक्स्ट बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब होता है, मान लो मैं ये काम नहीं करता, उसके अलावा जो काम करता उस काम को छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, उतना कॉस्ट हमको मिलना चाहिए। एग्जांपल, मैं भी एक ट्यूशन पढ़ा रहा, इसके अलावा ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा तो कोई जॉब करता, कम से कम 20-30 सैलरी कमाता है, उससे अगर कम मुझे यहाँ मिले तो मैं काम को नहीं करूँगा, उतना कम से कम मेरे को मेरा कॉस्ट चाहिए, इसको बोलता हूँ क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो फैक्टर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो करें, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 3 टॉपिक था, 3 नाम था, क्या था सर, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम में पूछेगा तो लिख पाएंगे व्हाट इज मनी कॉस्ट, व्हाट इज रियल कॉस्ट एंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड सेकंड टॉपिक होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। So what are the factors of cost of production? क्या है सर? The money cost of production can be production of any firm depend upon the certain factors. They are, पहला बोला जा रहा है the cost of production depend on the amount of input used. Again the amount of input used will again depend upon the output to be produced. In order to produce more output, more input will be needed. Hence it can be said that output level increase, total cost of production also increase and vice versa. बस सिंपल बात है, cost of production depend upon the input. पहला पूरा फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है सर, सिंपल सा पूरा फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन amounts of कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट ऑफ इनपुट यूज कर रहे हैं और कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना आउटपुट आपका इंक्रीज होगा तो आपका इनपुट भी इंक्रीज होगा, और आउटपुट इंक्रीज होगा, अगर इनपुट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा सर, वो भी इंक्रीज होगा। अगर आउटपुट कम होगा तो सर इनपुट भी कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। तीनों क्या होगा सर, सिमिलर जा रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब बढ़ेगा सर, जब आपका इनपुट बढ़ेगा। इन मटेरियल जब कॉस्ट बढ़ेगा तो जब इनपुट बढ़ेगा तो आपका सर आउटपुट भी बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका बढ़ेगा। तो सब 3 चीज याद रखना बेटा, इनपुट इज आउटपुट इज डिपेंड अपॉन द इनपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिपेंड अपॉन द आउटपुट। तो इन सब के ऊपर दूसरा वैरी करता है। दूसरा बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द इनपुट, कितना एफिशिएंसी आप इनपुट यूज करते हैं। इफ द एफिशिएंसी ऑफ इनपुट इंक्रीज, मोर आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉय बाय द सेम अमाउंट इनपुट। अगर मैं एफिशिएंसी अच्छा यूज कर रहा हूं तो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बना सकता हूं। अगर मेरा वर्कर एफिशिएंट है तो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बनाने का प्रोडक्शन कर सकता है। अगर एफिशिएंसी अच्छा है, efficiency is also important factors of cost of production. If efficiency increase, their cost of production, अगर efficiency increase होगा cost of production decrease, because at same input more output produce। efficiency अगर बढ़ेगा तो आपका cost of production कम होगा, efficiency अगर बढ़ेगा आपका तो cost of production कम होगा। इफिशिएंसी बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम होगा, क्योंकि इफिशिएंसी बढ़ेगा तो आपका इनपुट क्या होगा, सेम इनपुट में ज्यादा आउटपुट सेम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आपका बन सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा सर, तो इफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये बोला इफिशिएंसी बढ़ेगा तो आपका सेम इनपुट में अधिक आउटपुट बनेगा, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है द मनी कॉस्ट,
money cost of production also depend upon the price of the factor of production. If the price of factor of production decrease, total production money cost of production on factors decrease, then total cost decrease in increasing output. सब बोल रहा है कि अगर मान लो मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होगा तो मेरा मनी कॉस्ट कम हो जाएगा और मेरा आउटपुट का क्या होगा, पर यूनिट का कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा। मतलब बोले मान लो लेबर को वेजेस दे रहा हूँ, लेबर का वेजेस पहले 100 रुपये देता था, अब 80 रुपये दे रहा हूँ, 80 दूंगा तो 5 रुपये से कम होगी, मेरा आउटपुट ज़्यादा बनेगा और वेजेस हमको कम देना पड़ेगा। What is the cost of production also depend on the nature of the production process and the technology. अगर अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करूंगा तो आउटपुट ज्यादा बनेगा कम इनपुट पे। The cost of production firm depend upon the several other factors. Other factors मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी increase cost of production decrease. ये एग्जाम में पक्का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस 4 में से कोई भी 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये 2 पॉइंट लिखिएगा तो बेस्ट मार्क्स आपको मिलेगा। और असली में 4 में से कोई भी लिख देगा, याद नहीं रहा तो लिख सकते हैं। एक बार इसका फोटो ले लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। क्या कॉस्ट बेटा, ध्यान से बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज पूछे। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताया था आपको लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन और एक शॉर्ट रन में। कोई आपसे अगर पूछे शॉर्ट रन में 2 कॉस्ट होता है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, बट लॉन्ग रन में ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब इस क्वेश्चन है सर वाई। क्या कोई इसका जवाब दे पाएगा कि लॉन्ग रन में ओनली वेरिएबल कॉस्ट होता है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। सर ऐसा भेदभाव क्यों किया गया इसके साथ, क्वेश्चन समझ आया? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, जो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के साथ जो कॉस्ट न बढ़े उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरा एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में मटेरियल में मंगा रहा हूं 50 लाख का, लेबर लग रहा है 20 लाख का, ओवरहेड में सर पहला है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये है 20 लाख का, 2 लाख का सॉरी, फिर आपका है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट और मशीनरी, ये आपका 3 लाख का, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और कौन सा ओवरहेड लो भाई, हाँ सैलरी ले लो, सैलरी ले लो, वर्कर का 2 लाख, 5 लाख। बताइए इस कॉस्ट में ये कॉस्ट लगा टोटल कितना हुआ सर, 10 लाख, 80 लाख रुपया लग गया आपका, आपका टोटल कॉस्ट कितना लगा बेटा, 80 लाख रुपया फैक्ट्री में कॉस्ट लगा। जस्ट बोला सर मटेरियल का खर्चा, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाओगे बेटा कॉस्ट बढ़ेगा। 50 लाख का मटेरियल से जितना आउटपुट बनेगा, अगर हम 80 लाख का मटेरियल बनाया तो आउटपुट उतनी बनेगा नहीं बनेगा, उतनी बनेगा। तो ये कौन सा कॉस्ट है सर, ये वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगा। तो मटेरियल से अगर मान लो मैंने 5,000 बोतल लिया तो 5,000 बोतल बनेगा, अगर मैं 10,000 बोतल का मटेरियल लिया तो 10,000 बोतल बढ़ेगा। तो जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा मटेरियल कॉस्ट। एग्जांपल मैं ट्यूशन सेंटर लेता हूँ सर, मैं मटेरियल मैंने आपको मटेरियल दिया, ठीक है, जैसे जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा उतना स्टूडेंट लगेगा मेरा, तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है ना, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा मेरा कॉस्ट उतना बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा सर अगर मैं रेंट का बात करूँ, इस बात करूँ रेंट का, रेंट कौन सा कॉस्ट है सर, रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे एक बच्चा है तो भी मेरा वही रेंट लगेगा, मेरा 5 बच्चा बैठे तो भी वही रेंट लगेगा, मेरा 10 बच्चा बैठे तो भी वही रेंट। रेंट तो बढ़ता नहीं है, रेंट कैसे लगता है, पर मंथ लगता है, पर नंबर ऑफ यूनिट तो नहीं लगता। अगर मैंने लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन लिया है तो लैंड जो है आपका वो फिक्स्ड कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है,
लेबर आपका वेरिएबल कॉस्ट है, जितना लेबर आप लीजिएगा, लेकिन लेबर का वेजेस जो है, वेजेस से तो आपको आउटपुट बनाना है, लेकिन जो सैलरी है वो तो फिक्स है, वो तो टाइम के साथ आपको सैलरी दे रहा है। अब उसे कितना काम करो ये आप जानिएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट के अंदर तो काम नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ये बोला सर इसमें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। मेरा क्वेश्चन ये था सर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो होता है सर लॉन्ग रन में, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होता है शॉर्ट रन में, क्यों? सिंपल सा जवाब है सर। अगर मान लीजिए मेरा फिक्स कॉस्ट लगा सर 20,000 रुपये रेंट, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में काम कर रहा हूँ, मतलब मैं मात्र आप मान लो 1000 यूनिट बना रहा हूँ, तो हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ सर? 20,000 डिवाइड बाई 1000, 20 रुपये एक यूनिट का कॉस्ट हुआ। 20 रुपये कोई छोटा कॉस्ट है क्या? तो मैं तो छोटा को जब बड़ा कॉस्ट है इसको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन मैं वही बोला, मैं इसी 20,000 में अगर 1 लाख प्रोडक्ट बनाया तो 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख 0.5 पैसा, सब 50 पैसा हर यूनिट में मांगना अच्छा लगेगा? ये इतना छोटा अमाउंट है, निग्लिजिबल है। In a short run, the volume of output is very low, so fixed cost, which are fixed as a number of unit increase or as a number of unit decrease, they cannot be changed. So their value so not so large. So per unit cost, average fixed cost, what's the cost? Average fixed cost in short run is large, so we consider in our cost, but in a long run they are very small, so negligible to be considered. लॉन्ग रन में ये इतना ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है कि पर यूनिट का कॉस्ट इतना छोटा हो जाता है कि निग्लिजिबल होता है। सर ये होता है इसमें, लेकिन ये इतना 50 पैसा कोई मांगा जाता है क्या? वो अगर नहीं मिले तो भी मेरा काम हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्रॉफिट बेस हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट चला गया। एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने सेंटर में पढ़ा, मेरे सेंटर का भाड़ा है, पर स्टूडेंट मेरा संख्या कम, तो मैं हर स्टूडेंट में उतना कॉस्ट कंसीडर कर लूँगा। लेकिन मान लो वहीं पर अगर मान लो मैं ऐसा सेंटर पढ़ाता हूँ जिसमें लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं और उसमें रेंट का भाड़ा कौन मांगता है? हर स्टूडेंट पढ़े 50 पैसा 1 किलो 10 रुपये पड़ेगा, उतना कोई मांगता नहीं, तो उसका वेरिएबल कॉस्ट ही वो कंसीडर करता है, फिक्स कॉस्ट को अपने कॉस्ट में कंसीडर। लॉन्ग रन में, लंबे आउटपुट में, लंबे बिजनेस में कि वो लोग कभी भी क्या यूज नहीं करता सर? वेरी फिक्स कॉस्ट, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट निग्लिजिबल हो जाता है और शॉर्ट रन में ये बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, इस कारण से आपको शॉर्ट रन में कंसीडर करना पड़ता है। क्या ये समझ में आया कि नहीं है? इसको फोटो लीजिए। आइए अब पूछते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर आपने वेरिएबल कॉस्ट को तो बता दिया, आपको फिक्स कॉस्ट बता दिया, अब 3 वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिए। एक होता है टीसी, एक होता है टीवीसी, एक होता है टीएफसी। तीनों का फुल फॉर्म लिखो बेटा। टीसी इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, टीवीसी इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट और TFC is called total fixed cost. कोई आपसे अगर पूछे तो आप बोलेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए मैंने क्या वर्ड बोला आपको? मैंने आपको सिंपल सा बोला, अगर तीनों में कोई रिलेशन बनाने को बोले तो सिंपल सा बोलिएगा। देखिए ये होता है सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर? वो फिक्स होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के और घटने के साथ ना बढ़े ना घटे, सो बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका यहाँ से 0 से लेकर बढ़ेगा, वो आपका एस शेप होता है। क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये उल्टा ऐसे पहले घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से टोटल कॉस्ट यहाँ से चालू होता है, वो भी आपका घटता बढ़ता इसी शेप में है, लेकिन वो यहाँ चालू होता है। इसके बीच में गैप किसका होता है सर? फिक्स्ड कॉस्ट का। किसका गैप होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का 20 रुपए का जो गैप है वो गैप यहाँ रहता है, उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। इसलिए बोलते हैं टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। इन दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट बनता है। क्या कोई दिक्कत है ग्राफ में? एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द रिलेशन ऑफ टीवीसी टीएफसी टीएफसी, बोला ये है ग्राफ। ये आपका ग्राफ है टीसी टीवी
ABCN DFC और इसका शेड्यूल बना देता हूँ उसमें। पहले इसका फोटो ले लीजिए। एक शेड्यूल दिखा देता हूँ इसका, वो देखिए। अगर मैं बोलूंगा सर टोटल आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अगर मैं बोलूंगा सर आउटपुट नहीं बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, सर आउटपुट नहीं बनाऊंगा तो भी 120 लगेगा, आउटपुट बनाऊंगा तो भी 120, 2 बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा, जितना इनपुट बनाऊंगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है, 120 ही रहता है। सब वेरिएबल कितना है सर? जब इनपुट 0 है तो आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, जब इनपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, जब इनपुट 1 है तो ये 20 है, 2 है तो 30 है, 3 है तो 36 है, 4 है तो 48 है, 5 है तो 65 है, 6 है तो 84 है, 7 है तो 118 है, 9 है तो 120 है। इस तरीके से जैसे इनपुट बढ़ेगा मेरा कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सर टोटल कॉस्ट क्या जोड़ लो, 120 इंटू 0 120, 140, 150, 156, 168, 185, 204, 238, 320। हाँ है ना? तो इस तरीके से आपको क्या निकलता है? टोटल कॉस्ट निकलता है। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। यहाँ तक का क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कर्व। नेक्स्ट कर्व क्या है सर? नेक्स्ट कर्व है एवरेज कॉस्ट कर्व, AC, ABC और AFC। सबसे पहले मैं बताऊंगा AFC के बारे में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। सर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होता है सर? ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर क्यों सर? क्योंकि आप खुद बताइए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स था 120 रुपया, जब यूनिट नहीं बनाना तो 120, एक बनाऊंगा तो 120। सर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। 120 डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी, 120 बाय 1 120, 120 बाय 2 60, 120 बाय 3 40, 120 बाय 4 30, 120 बाय 5 तुम्हारा 24। जैसे से नीचे यूनिट बढ़ेगा तो ये तो गिरता रहेगा ना, ये तो हमेशा डाउन स्लोपिंग होगा। क्या ये कभी 0 हो सकता है? नहीं सर, लेकिन ये कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। जैसे से आउटपुट बढ़ेगा मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा सर? गिरता रहेगा। इसीलिए क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर पूछता है व्हाइट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और डाउनवर्ड स्लोपिंग, बोलो कि सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड एज द नंबर ऑफ यूनिट वाज इंक्रीजिंग। सो एज द नंबर ऑफ यूनिट वाज इंक्रीजिंग, the total fixed cost, so as the number of unit was increasing, total fixed cost was fixed, so per unit cost was always declining and they can never be a zero and touch the x-axis। कोई दिक्कत? इसके बाद कोई भी शेप का मतलब, इसके बाद का जब भी मैं कोई बात बोलूंगा किसके बारे में सर? ABC, AC और MC, मार्जिनल कॉस्ट। ये सबका सब U शेप होता है। क्या होता है सर? एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है सर? इन दोनों के मिड पॉइंट से, जो मिड पॉइंट काट रहा है ना, मिड पॉइंट, डाउन पॉइंट जो काट रहा है, डाउन पॉइंट मतलब सबसे नीचे पॉइंट जिसमें वो जा रहा है, ये पॉइंट है ना, इसको टच करते हुए जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट पॉइंट। डाउट है? क्लियर है? तीनों का तीनों कौन शेप होता है सर? यू शेप। तो तुमसे पूछे व्हाट आर द शेप ऑफ AC, ABC, MC, बोलना AC, ABC और MC का शेप होता है यू शेप, AFC का शेप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये क्या बता रहा है सर आपको? ये बता रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा मेरा कॉस्ट पहले ही गिरेगा,
फिर सर्टेन पीरियड टाइम मेरा कॉस्ट भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तीनों की कॉस्ट में कोई दिक्कत है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है सर टोटल, तीनों का फॉर्मूला ये है बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन आउटपुट मतलब क्यू, ये तीनों निकालने का फॉर्मूला होता है। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहा था, हाँ, और उसका दिखा देगा कि एवरेज क्या होगा, घटना। अभी जैसे पीछे कॉस्ट बनाया था उसी कॉस्ट को आगे कंसीडर करते हैं। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये अगर क्लियर हो गया होगा तो पिछले का जो डेटा मैं बनाया था मैं उसी डेटा को आगे कंसीडर करता हूँ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब मैं पीछे का क्या आपको कॉस्ट लिखाया था, पीछे मैंने आपको कॉस्ट दिखाया था सर क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था सर 120 120 120 120 120 120 120 120, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 20 30 36 48 65 84 118 200, टोटल कॉस्ट 120 140 150 156 168 185 204। इसके बाद AFC कैसे निकलता है, AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइड बाई क्यू, इसको इससे भागा करो, पहला डैश, दूसरा 120, तीसरा 60 40 30 24 20 समथिंग, दिक्कत। फिर ABC कैसे निकलेगा सर, TVC डिवाइड बाई क्यू, 0 20 15 12 12 13 14 25। AC क्या होता है सर 140 75 52 42 37 34 32 40। MC क्या होता है सर, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। सर ये तो जी डैश है, इसका अंतर कितने का 20 का, इसका अंतर 1 का, 10 6 12 17 19। ये क्या दिखाना चाहता है आपको, ये कर्व आपको ये बता रहा है पैराडायग्राम से कि ये जैसे जैसे ये बढ़ रहा आउटपुट वैसे ये पूरा गिरते जा गिर रहा है, पूरा डाउन हो रहा है। ये देखो पहले क्या हो रहा है सर, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले ये गिर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसमें सर ये पहले ये पूरा गिर रहा है, फिर ये कांस्टेंट हुआ, यहाँ आ जाकर सेम हुआ, फिर क्या हो रहा है सर, ये बढ़ रहा है, तो उसको यू से बोलेंगे। ये भी देखो पहले गिर रहा है 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 गिर रहा है, फिर देखो गिर रहा है, फिर क्या हो गया, बढ़ गया, तो फिर यू से आ गया। ये देखो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, बढ़ने लगा। तो क्या बता रहा है तीनों से कि एट सर्टेन स्टार्टिंग में ही गिरेगा,
फिर कांस्टेंट होगा, फिर ये बढ़ने लगेगा। सो बोलते हैं लोग यू से। कोई दिक्कत? इसके अलावा इस टॉपिक में कोई नहीं, कोई दिक्कत? यहाँ तक टोटल कॉस्ट का टॉपिक खत्म। थैंक यू, बाय।